वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज के सेशन में हम लोग कैट 2024 स्लॉट 2 में नंबर सिस्टम और एल्जेब्रा के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन बने थे उनको हम एक ही वीडियो में क्या कर लेंगे, डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं जो कि किसके ऊपर बेस्ड है बेटा, रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जहां पे हमें ये बोला गया है 3 की पावर 333 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या होएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब जिन्होंने अच्छे से रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो यहाँ पे उनको बेटा दो अप्रोच इजीली आप यहाँ लगा सकते हो। पहला अप्रोच, अगर मैं बेसिक अप्रोच से जाता हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा अप्रोच क्या है बेटा, यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंसिपल से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। मैं दोनों ही अप्रोच एक तरह से क्या कर लेता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे पहला अप्रोच, अगर बेसिक अप्रोच ये है कि जैसे देखो, अगर ये 3 की पावर 333 है तो मैं 3 की ऐसी पावर ढूंढने की कोशिश करूंगा जो कि बेटा 11 के क्लोजर हो या 11 के मल्टीपल के क्लोजर हो, जिससे मेरा रिमाइंडर बहुत कम हो जाए, मतलब रिमाइंडर 1 आ जाए या -1 आ जाए। इस तरीके से हमारा टारगेट रहता है। तो जैसे अगर मैं 3 को 11 से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना है, 3 है। अगर मैं 3 की पावर बेटा यहाँ पे क्या ले लूँ, 2 ले लूँ, तो 9 को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, अगर 9 है या -2 आएगा। इस तरीके से मैं देख सकता हूँ 3 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 27। जब आप 27 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। इसी तरीके से मैं 3 की पावर 4, ये जो 81 होता है, अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 11 7 जा 77, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और अगर मैं 3 की पावर 5 के ऊपर काम करूँ तो दिस इज नथिंग बट बेटा 243। जब आप 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 11 2 जा कितना हुआ, 22, फिर यहाँ पे बचा कितना बेटा 2, तो मतलब नंबर कितना हो गया 23। और 23 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैंने पहले ही बोला था हमारा टारगेट क्या रहता है, 1 हुआ या -1 हुआ, इस तरीके से हमें सर्च करना है कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा। तो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे कितना हुआ, 1। इट मीन्स ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको मैं कैसे कन्वर्ट कर लूँगा, मैं ये कन्वर्ट कर लूँगा कि ये जो पूरी की पूरी पावर है वो 3 की पावर 5 के रूप में बेटा मैं लिख सकूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये 3 की पावर 5 में कन्वर्ट करें तो 333 को आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। जैसे ही आपने 333 को बेटा किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो ये कितना हुआ, 5 6 हमारा 30, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 3, एंड अगेन 5 6 कितना हुआ बेटा 30, और ये कितना बच गया बेटा यहाँ पे 3। इट मीन्स ये जो पूरी पावर है कितनी बार गया बेटा, जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 66 टाइम्स। तो ये मतलब ऐसे, और ये जो रिमाइंडर है उसको बेटा हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से बेटा पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 303 की पावर 33 को। जब भी बेटा मैं इसको 11 से डिवाइड कर रहा हूँ, अभी मैंने देखा 3 की पावर 5 को जब आप 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो दिस इज नथिंग बट 1 की पावर 6। और 3 की पावर 3 कितना हुआ बेटा, 27 हुआ। 27 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर 5 आएगा। और 1 की पावर 6 इज नथिंग बट 1। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए क्या हुआ भाई, 11 हुआ। ये हुआ मेरा बेसिक अप्रोच। लेकिन अगर यहीं पे जिस बच्चे को ये पता है कि सर अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, जैसे 303 की पावर 33, और अगर मैं उसे किसी एक प्राइम नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालता हूं तो मुझे फॉर्मेट प्रिंसिपल या फॉर्मेट थ्योरम पता होना चाहिए। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप किसी प्राइम नंबर से किसी एक्सप्रेशन को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट नंबर मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मेट नंबर क्या है, फॉर्मेट नंबर इज नथिंग बट जो भी प्राइम नंबर होता है उससे एक कम। तो 11 का एक कम कितना हुआ, 10। और ये जो फॉर्मेट नंबर आया है वो इस पावर को रिड्यूस करने का काम करता है। पावर को रिड्यूस कैसे करेगा, वो ये बोल रहा है कि 333 को आप 10 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को पावर के प्लेस पे लिख दीजिए। तो 333 को जब भी आप 10 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन इतना बड़ा सा था वो कितना हो गया बेटा, 3 की पावर 3 हो गया। और 3 की पावर 3 नथिंग बट कितना बेटा, 27। 27 को जब भी आप 11 से डिवाइड करेंगे आपका रिमाइंडर कितना आया, 5। अब जिनके अगर फॉर्मेट प्रिंसिपल पता था तो क्वेश्चन मुश्किल से 20 सेकंड का था, और अगर नहीं पता था तो आप बेसिक अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x and y are a real number such that 4x square plus 4y square minus 4xy minus 6y plus 3 is equal to 0, then the value of 4x plus 5y is equal to 0। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार कैट पूछ चुका है। तो इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे ये 4x स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, 4xy है, -6y + 3 है। तो मुझे क्या होता है ना, x
प्लस समथिंग और y प्लस समथिंग का एक मुझे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में इसको देखना पड़ेगा। यहाँ पे एक शॉर्टकट लगता था, बट अगर वो एक्स वाई नहीं होता तो इस वजह से मुझे इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो जैसे 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को क्या मैं ये सोच सकता हूँ बेटा 2x स्क्वायर सोच सकता हूँ। जैसे बेटा यहाँ पे क्या है 4xy है, तो इसको मैं कैसे सोचूंगा, देखो 4xy है तो देखो 2x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मिला है। अब कोई भी टर्म होगा बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2a भी आता है, तो मैंने 2 को इसको साइड में रखा। अब अगर बेटा ये 4x है तो मैं 2 इंटू 2x लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ बेटा y लिख सकता हूँ। आई होप इतनी सी चीज़ समझ में आई। अगर मैं इसको फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये मुझे a स्क्वायर दिख रहा है, ये बेटा 2 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये b दिख रहा है। इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए बेटा b स्क्वायर चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, अब आगे जो बचा है, अगर मैंने y स्क्वायर ले लिया तो ये जो 4y स्क्वायर है, यहाँ पे मुझे क्या बचा, यहाँ पे बचा मुझे 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा क्या है 6y था, तो मैंने इसको क्या लिख लिया भाई ऐसे 6y लिख लिया, और यहाँ पे क्या बचा है बेटा +3, और ये पूरे के जो पूरा टर्म है क्योंकि बीच में प्लस है तो ये कितना है बेटा 0 है। अब मुझे यहाँ पे तो ये टर्म दिख गया, क्या दिख गया भाई 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या ये चीज़ समझ में आई सबको, 2x माइनस वाई का क्या हो होल स्क्वायर। दूसरा जो टर्म है वो क्या बोल रहा है, वो ये कह रहा है कि देखो अगर आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो ये जो बचा वो क्या बचा वाई स्क्वायर माइनस 2y, और ये क्या बचा +1 बचा, इज इक्वल टू कितना हुआ 0। तो मैं इस टर्म को भी क्या लिख सकता हूँ 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट ये 3, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मैं इस टर्म में इस चीज़ को कन्वर्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करना, जो कि मैं कई बार वीडियो में कर चुका हूँ, अगर कोई आपसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 कब होगी, तो बेटा 0 ये तभी पॉसिबल होगी जब इंडिविजुअल वैल्यूज हमारी क्या हो 0 हो। ऐसे क्यों, क्योंकि बेटा जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो एक पॉजिटिव टर्म देता है, तो पॉजिटिव टर्म होने की वजह से दो पॉजिटिव टर्म कभी भी बेटा 0 नहीं होंगे। इट मीन्स अगर ये इंडिविजुअल 0 हुआ तो मेरी जो 2x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आया भाई y आया। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ये पूरे के पूरे टर्म को अगर लिखें 3 माइनस वाई 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 0। हालांकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा तेज लिख दिया, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा y आ गई, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बेटा 1 हो गई। अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1/2 हो जाएगी। अब मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन पूछा था 4x प्लस 5y, मतलब मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि 4 इंटू कितना हुआ बेटा 1/2 और प्लस 5 इंटू कितना हुआ 1, तो ये कितना हुआ 2 2 4, तो 5 + 2 7। इस क्वेश्चन का मेरे आपको आंसर मिल गया होगा। आई होप बेटा वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कशन करते हैं, जो कि दिखने में एक तरीके से बेटा क्या है कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। जैसे ये 1/2 है, तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को x + 6√2 और इसके ऊपर क्या लगा सकता हूँ बेटा स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ। देखो आपको ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं होती एग्जाम में, बट हम लोग वीडियो का एक तरह से जैसे क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई बच्चा ऐसे मिस आउट ना हो जाए कि भाई उसको ये चीज़ें नहीं समझ में आती। तो ये इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2√2 लिख सकता हूँ, ये चीज़ लिख सकते हैं। अगर मुझे इसके स्क्वायर रूट हटाने तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोथ द साइड क्या कर सकता हूँ स्क्वायर कर सकता हूँ। अगर मैं बोथ द साइड स्क्वायर किया तो बेटा ये चीज़ इधर का स्क्वायर होगा और ये चीज़ इधर का स्क्वायर होगा। तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, एक तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है भाई ये टर्म हमारा क्या होगा a स्क्वायर। अगर a स्क्वायर हुआ तो इसका स्क्वायर रूट हट गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई x + 6√2 प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर अगर ये है तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा x माइनस ए कितना हो गया 6√2 हो गया। फिर -2ab का टर्म आता है, तो जहाँ पे 2 में क्या आएगा बेटा 2 में ये √x + 6 आएगा। एक तरह से लिख लेते हैं, मान लेते हैं किसी बच्चे को जल्दी से क्लिक ना हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा होगा, बट ये लिखना बेटा थोड़ा सा क्या हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपका टाइम बढ़ाता है। और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 का स्क्वायर 4 और इसका 2, मतलब कितनी वैल्यू हो गई 8 हो गई। अब आप मुझे बताओ ये अंदर आपस में स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक तरह से ए बी a + b दिख रहा है, ये भी क्या दिख रहा है a माइनस बी दिख रहा है। अच्छा यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो ये कितना होगा भाई 2x - 2। और अगर बेटा आपको ये स्क्वायर दिख रहा है a + b a माइनस बी, तो आंसर क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया बेटा 72, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 8 होगी। तो मैं यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकता हूँ और ये वैल्यू मेरी कितनी आई 4।
अगर मैं इस टर्म को इधर लेके आऊँ तो x माइनस 4 हुआ, क्योंकि बेटा निगेटिव में है तो उधर लेके चला गया तो मेरे पास कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 72। ऐसे इसलिए किया क्योंकि अभी स्क्वायर रूट इस पे है, इसको फिर से अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हुआ बेटा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, एक तरह से फिर से लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 72। बट आप एग्जाम में ये सब मत लिखिएगा, इतना लिखना मतलब टाइम वेस्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ 16 और माइनस 2 टाइम कितना हो गया भाई, 2 टाइम्स 4x, मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 4 जा 8x हो जाएगी। और यहाँ पे कितना आ गया भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 72। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अगर मैं उधर उस चीज़ को लेके जाता हूँ 8x, तो ये कितना हुआ बेटा 8 और कितना हुआ 8, ये कितने में होगा माइनस में, क्योंकि ये जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई भाई 11 आ गई। तो मेरा इसका जो फाइनल आंसर था वो कितना था 11। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डिस्कशन करते हैं, जो कि इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा होता तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। जैसे क्या करिए आपने, जैसे 1/x+5 है, अगर मैंने इस एक्सप्रेशन को मैं इधर लेके आया तो कितना हो गया 2x माइनस 3 और लेस देन इक्वल टू क्या हुआ 0। मैंने एलसीएम ले लिया तो मेरे पास क्या हुआ x+5 और ये कितना हुआ 2x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। इधर कितना हो गया बेटा 2x माइनस 3, जब इधर ये जाएगा तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस x, और इधर कितना हो जाएगा बेटा माइनस 5। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 8 और अपॉन में यहाँ पे क्या है बेटा x+5 और ब्रैकेट में क्या हो गया बेटा 2x माइनस 3। अब मैं क्या करूंगा बेटा लेस देन इक्वल टू 0। अब इस चीज़ को बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मुझे x की बारे में नहीं पता है, तो ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस टर्म को, नीचे वाले टर्म को बेटा पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सेम चीज़ से बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 8, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा x+5 से ऊपर, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 3 से। नीचे ये वाला जो टर्म है बेटा वो क्या हो x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेस देन आर इक्वल टू 0 है। अब ये टर्म यहाँ पे मैं लेके जा सकता हूँ और ये पूरा का पूरा टर्म कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों लेके जा सकता हूँ, क्योंकि अभी बेटा ये वैल्यू मेरी क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीज़ को आप इक्वल के साइन उधर लेके जा सकते हैं इनइक्वलिटी में, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो मैंने अब मेरी बेसिक जो इनइक्वलिटी बनी वो x माइनस 8 की बनी, फिर क्या बनी बेटा x+5 है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बना बेटा 2x माइनस 3 है और लेस देन आर इक्वल टू 0। अब मैंने यहाँ पे बेटा क्रिटिकल पॉइंट बना लिया, तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा 8 होगा, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमारा कितना होगा बेटा 3/2 होगा, और तीसरा क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या है बेटा -5 है। मुझे वो टर्म ढूंढने हैं बेटा जो 0 से छोटे, मतलब मुझे निगेटिव इंटरवल ढूंढना। 8 के ऊपर वैल्यू रखोगे तो बेटा ये पॉजिटिव होगा, बेबी कर्व मेथड के हिसाब से बेटा ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, और फिर से बेटा क्या हो गया ये निगेटिव हो गया। अगर मैं क्या बोलता हूँ वैल्यू बेटा मैं -5 से नीचे रखता हूँ, तो अब मुझे कौन से आंसर चाहिए, मुझे बेटा वो आंसर चाहिए जो x लेस देन -5 हो। तो कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू क्यों नहीं ले सकते। अगर बेटा यहाँ पे मैंने -5 के इक्वल कर दिया तो नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, जिससे इनइक्वलिटी हमारी डिफाइन नहीं होगी। तो हमारा एक आंसर क्या होना चाहिए x इज लेस देन -5। दूसरा हमारा किसके इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, जो x है वो भाई 3/2 से क्या होना चाहिए बेटा बड़ा होना चाहिए, और 8 से क्या होना चाहिए भाई छोटा होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे सोचेंगे फिर से यहाँ पे बेटा इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, देखो अगर x की वैल्यू बेटा 3/2 लिखा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0। फिर से इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं है, बट हाँ ऊपर अगर 0 आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की वैल्यू 8 हो जाए तो वहाँ पे बेटा कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो मुझे यही दो आंसर ढूंढने हैं, और वो किस ऑप्शन में है बस उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड बनाए गए। जैसे अब यहाँ पे बोला जो x की वैल्यू है वो क्या है -5 से छोटी है। x की वैल्यू बेटा यहाँ पे क्या है -5 से छोटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। और हमारी जो वैल्यू है 3/2 x इज इक्वल टू 8 है। तो ये दो जगह पे है और बेटा कहीं पे नहीं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा। आई होप बेटा वीडियो का आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं, जो कि लॉगरिथम के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे इन्होंने कुछ कंडीशन दी गई है कि ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट a is greater than 10, 10 is greater than or equal to b, b is greater than or equal to c। एक log का फंक्शन दिया है
और पूछा गया है देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब ए की जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू है उसके बारे में पूछा गया। तो जब भी आप लॉग के क्वेश्चन देखें देखो बेटा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आप उसको समझने की कोशिश करो। अब ये देखो बेटा ये इसका क्या है, बेस है और क्या है, आर्गूमेंट है। तो मैं बेस एंड आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं बेस को, आर्गूमेंट और बेस को आपस में क्या कर सकता हूँ, स्प्लिट कर सकता हूँ। तो ये जो मेरा टर्म है वो कितना हो गया भाई, 8 हो गया। इसी तरीके से सेम तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो नीचे वाला है मैं इसको log 2, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं, सॉरी हाँ सही है बेटा, इसको log c लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, log 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका आर्गूमेंट c है, उसका बेस क्या है बेटा 2 है। सेम चीज़ मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, log a माइनस बी इसका आर्गूमेंट हुआ, और जब बेस को मैंने ब्रेक किया तो अभी 27 भी आपका आर्गूमेंट का काम करना शुरू कर दिया। तो ये कितना हो गया log c, और कितना हुआ ये log 3 इज इक्वल टू, जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है वो कितनी दे रखी है भाई, 2/3 दे रखी है। अब मैं इस टर्म को क्या कर सकता हूँ बेटा, मतलब एक तरह से ऊपर, इस चीज़ ऊपर जाकर बेटा ये चीज़ें पलट जाएंगी, तो a प्लस बी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा log 8, और ये पलटने से ऊपर क्या हुआ बेटा, ये log 2 हुआ, और ये क्या हुआ log c हुआ। देन यहाँ पे बेटा प्लस मैंने लिखा, फिर क्या हुआ log a माइनस बी, यहाँ पे कितना हुआ log 27, और फिर इधर क्या हुआ बेटा log आपका 3 हुआ, और क्या हुआ log c हुआ, इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2/3। अब देखो ध्यान से समझो इस चीज़ को, आपको क्या समझना है, अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखूं log a प्लस बी और अपॉन log c, तो क्या मैं इसको एक log में कन्वर्ट कर सकता हूं, जैसे मैं ब्रेक कर सकता हूं उसे कन्वर्ट भी कर सकता हूं, तो ये वैल्यू मेरी ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप और एक चीज़ देखिए, ये बेटा log 2 है, तो मैंने log यहाँ पे 2 लिखा, ये log 8 है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ देखूं तो ये 8 है, तो इसको भी मैं एक साथ कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट मैंने इतना ही चेंज किया, 8 को क्या लिख दिया 2/3, बीच में बेटा प्लस है। सेम स्टोरी बेटा यहाँ पे चलेगी, log a माइनस बी और c, इन दोनों को एक साथ देखा इनटू, फिर से बेटा ये log 3 है, इधर गया तो मैं 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया, और इज इक्वल टू जो वैल्यू है मेरी कितनी होगी बेटा 2/3 हो गई। अब उससे बेनिफिट क्या हुआ, आपको पता है कि अगर कोई भी बेस के ऊपर पावर है तो वो बाहर आके किस में हो जाती है बेटा, अपॉन में हो जाती है, जिससे log 2 और log 2 आपस मतलब बेस और आर्गूमेंट सेम हो गया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना हो गया a प्लस बी, सेम यहाँ पे भी है, आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस एंड आर्गूमेंट सेम हो जाएगा, तो log 3 और आर्गूमेंट और उसकी वैल्यू, उसका बेस कितना है 3, वैल्यू कितनी होगी 1, और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी, जहाँ पे लिखा गया बेटा 2/3। देखो 3 तीनों बेस में है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल हो जाएगी। तो ये जो मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बना वो क्या बना, log c a प्लस बी, और इधर मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा log c a माइनस बी, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा मैंने 2 लिख दिया। अब दोबारा अगर मैं ये दो चीज़ें बेटा, दो लॉग आपस में ऐड हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी से ये बोल सकता हूँ कि इनके जो आर्गुमेंट होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी। इधर मेरे पास क्या है 2 है, जब मैं इसको इंडाइसिस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ऊपर वाला कितना हो गया बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बेटा c का पावर 2 हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब मुझे a की वैल्यू पूछी गई, वो भी पूछी गई इंटीग्रल वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू। अच्छा कब हो सकती है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू, b और c ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकते हैं बेटा 10 हो सकते हैं, क्योंकि 10 जो है b से बड़ा है और b c से बड़ा है, तो दोनों में सब में इक्वल है, तो मैक्स टू मैक्स b और c की वैल्यू कितनी हो सकती है 10 हो सकती है। तो बाई दिस लॉजिक a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 100 प्लस 100, और मैं a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा कितना हुआ √200, और a की वैल्यू मेरी कितनी आएगी बेटा 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मुझे क्या पूछा गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू, तो मेरा जो a का आंसर हो जाएगा बेटा वो 14 हो जाएगा। आई होप बेटा इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग क्या करते हैं डिस्कशन करते हैं, जहाँ पे दिया गया है m and n आर नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन n 1, m की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 25 माइनस 3 की पावर 40। तो मतलब m की पावर जो n है, इन्होंने जो एक्सप्रेशन दे रखा वो दे रखा है बेटा 2 की पावर 25, और इन्होंने बोला है बेटा आपका 3 की पावर 40, और मुझसे क्या पूछा है कि बेटा m माइनस n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो ये बेटा एक इस टर्म में बेटा एक सिंगल टर्म में है, सो क्या मेरे पास जो राइट हैंड साइड में उसको मैं एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या। अगर मैं इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करूँ तो जैसे ये क्या है बेटा, अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो ये 2 की पावर, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 की पावर कितना हुआ बेटा
5, तो इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। क्या आप ये चीज़ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर बेटा ये 5 8 जा कितना होता है बेटा 40 हो सकता है, तो मैं ये 3 की पावर 8 लिखा और इसको क्या लिखा बेटा 5 लिखा। अब मैंने इसको ऐसे क्यों किया, क्योंकि मुझे बेटा एक ही सिंगल टर्म में होना चाहिए था। 2 की पावर 5 कितना होता है बेटा 32 होता है, और 3 की पावर 8 आपको बेटा ये आना चाहिए, जैसे 3 की पावर 4 कितना होता है बेटा 81 होता है, और 3 की पावर 4 अगेन कितना होता है बेटा 81 होता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं भाई 81 का आप क्या कर लीजिए स्क्वायर निकाल लीजिए। अब 81 का स्क्वायर आपको आना चाहिए। 81 का स्क्वायर भाई जिन लोगों को नहीं आता मैं बता दूं, आप ऐसे देखो 100 से ये कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 100 से कितना कम है 81, आप बोलोगे 19 कम है। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, और मेरा जो कैरी फॉरवर्ड बचा कितना बेटा 3, जो स्क्वायर है उसके लास्ट के 2 प्लेस पे लिख दिया। फिर 81 में ही बेटा मैंने क्या किया 19 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 11 में से 9 गया, यहाँ पे कितना है बेटा 2, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 7, 7 में से 1 गया 6, और बेटा इस चीज़ को कर लिया 6561। अदरवाइज मुझे बेटा अगर 3 की पावर 8 आती है तो मैं क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से कर सकता हूँ कंपेयर देन अदर स्टूडेंट्स के। तो ये बेटा 5 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ बेटा ये 32, अगेन ये बेटा क्या हुआ 5। अब दोनों का ही पावर सेम है, तो मैं क्या कर लूँगा 6561 मल्टीप्लाइड बाई बेटा 32, और उसकी पावर यहाँ पे क्या होगी बेटा 5 आ गई। अब इसका मतलब ये जो है मेरा m की पावर n में कन्वर्ट हो गया। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, m की वैल्यू आ गई 6561 इंटू कितना बेटा 32 है, और n की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है बेटा हमारे पास 5 है। अब मैं इसका रिजल्ट को मल्टीप्लाई करूंगा और बेटा 5 और उसमें 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मैं आपको ध्यान से देखूं बेटा, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप कैसे मैनेज करोगे, देखो अगर यहाँ पे देखो तो बेटा 2 1 जा कितना होएगा बेटा 2 होएगा, तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा बेटा 7, तो लास्ट की डिजिट क्या आ रही है बेटा 7 आ रही है। लेकिन मैं अदर डिजिट को देखूं तो मेरी जो सेकेंड डिजिट है जैसे 4 4 और 3, ये समझा कि नहीं समझा, जैसे मैंने लास्ट की डिजिट क्या आएगी 2, और 2 में से 5 जाएगा कितना हो बेटा 7, इसका मतलब ये मेरे दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए बेटा कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास अगर इन दोनों ऑप्शन में चूज करना है तो इसकी सेकेंड डिजिट और इसकी सेकेंड डिजिट बेटा क्या है चेंज है, और रेस्ट ऑफ दी वैल्यूज क्या है बेटा सेम है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, मैं अदर चीजों के ऊपर बेटा काम नहीं करूंगा। कहने का मतलब 2 डिजिट को कैसे, जैसे 61 मल्टीप्लाइड बाई 32 करना है तो इसका लास्ट 2 डिजिट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा जैसे 2 1 जा 2 हुआ, अब क्या हुआ बेटा 2 6 जा 12 और 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 कितना हुआ बेटा 15। अब कितना हुआ 1 कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद मुझे नहीं ढूंढना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अगर 52 में से मैंने 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा आंसर लास्ट के 2 प्लेस पे क्या आना चाहिए 47 आना चाहिए, और वो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये चीज़ यहाँ पे होगी। देखो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाई द वे वहाँ पे कैलसी आपको अलाउड है कैट में, तो आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन अगर कैलसी अलाउड नहीं है तो मैंने क्या दिमाग, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि भाई देखो मैं इसका लास्ट 2 प्लेस ढूंढ लिया, तो 2 1 जा कितना हुआ 2, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, रेस्ट आता है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 52 में से बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये आ गया 47, और ये मेरा आंसर हो गया। आई होप वीडियो का एक्सप्लेनेशन बेटा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने क्या लिखी है 3x स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक इन्होंने और ये दे रखी है जहाँ पे अल्फा बीटा जो इनके रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक रिलेशन इन्होंने यहाँ पे बना के दे रखा है और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अगर मैं जो जो चीज़ें दी हैं अगर उनको मैं एक तरीके से सिस्टमैटिक वे से पुट करूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं कि जैसे कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो बेटा सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे मैं बात करूंगा तो ये जो है बेटा b के प्लेस पे लेमडा है मतलब माइनस लेमडा, और यहाँ पे बेटा क्या है 3 है, तो ये मेरी वैल्यू कितनी होगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा बाई 3। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा अल्फा इंटू बीटा की बात करूँ तो ये जो होता है बेटा सी अपॉन ए, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होता है और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे ये जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है -1 है, और यहाँ पे कितनी है बेटा ए की वैल्यू कितनी है -1/3। दूसरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या दे रखी है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और जिसकी वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है बेटा 15 दे रखी है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को देख सकते हैं, या ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 15,
अब मुझे बताओ इस चीज़ को मैं यहाँ पे लेके लिख सकता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर दिया गया है। तो मेरे पास एक वैल्यू यहाँ पे क्या आई, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, -1/3, तो इसका स्क्वायर कितना हो गया 1 बाई यहाँ पे कितना हुआ 9, तो ये 3 5 जा 15 और ये कितना हो गया बेटा 3 हो गया। मेरे पास ये जो वैल्यू मिली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, क्या होगी 5/3। अब थोड़े से हम उस पार्ट की तरफ चलते हैं जहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है कि यार इसकी वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये जो वैल्यू इन्होंने दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, भाई इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, चलो उसको चेक कर लेते हैं। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा में बोल सकता हूँ एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मैं क्या बोल सकता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस अल्फा इंटू बीटा। आप चाहे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वो फार्मूला लगा सकते हैं, और इसके ऊपर क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने स्क्वायर दे रखा है। अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा माइनस ये λ/3 है। अब यहाँ पे बेटा मैं और क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से समझते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो कितनी है बेटा 5/3 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -1/3। बस मैं सारे के सारे एक्सप्रेशन को बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। अब मुझे बताओ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो ये जो मेरी वैल्यू हुई वो कितना हुई λ/3, और ये बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बेस सेम है, तो ये कितना हो गया भाई 6/3, और उसके ऊपर क्या हो गया भाई स्क्वायर हो गया। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये कितना हुआ 2, और अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व करूँ तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4, और लेमडा का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया भाई, ये माइनस का लेमडा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 9। इट मीन्स अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में ध्यान से देखूं तो ये जो मुझसे पूछा गया मैंने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स समवेयर डाउन द लाइन मुझे लेमडा की वैल्यू निकालनी होगी, तो मैं इस वैल्यू को कैसे निकालूंगा, चलो उस चीज़ को देखते हैं। जैसे अगर मेरे पास ये एक्सप्रेशन पड़ा है, इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5/3 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता थी, क्या थी -λ/3, तो ये -λ/3 का क्या हो गया बेटा होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये जब एक्सप्रेशन को उस साइड लेके जाएंगे तो ये 5/3 और प्लस कितना हो गया भाई 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। कोई बात नहीं, आगे एक्सप्रेशन लिखा लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। आप मुझे बोलो ये वैल्यू कितनी है बेटा 5/3 है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा -1/3, तो इसका मतलब क्या हुआ -2/3 हो गया। जब 5/3 और -2/3 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया बेटा 3/3, और जिसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1 आ गई। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, यहाँ से मुझे एक ये वैल्यू मिली कि λ²/9 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 है। तो यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या लिख दिया बेटा 1 की वैल्यू लिख दिया, तो मतलब λ²/1 की वैल्यू 9 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा 4। आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया होगा उसका सोल्यूशन आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन करते हैं जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर बेस्ड है। तो जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर आपने अच्छे से AP GP HP पढ़ा है तो जो इनफाइनाइट सीरीज का बेटा जो सम होता है हम कहाँ पे सॉल्व करते हैं, इनफाइनाइट GP पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ना इस सीरीज को उसी टर्म में एक तरीके से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करने की कोशिश करूं तो 1/5 है, 1/5 से मिलेगा तो बेटा क्या हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर दे देगा। जब 1/5 और 1/7 से मिलेगा तो ये निगेटिव में क्या देगा 5 7 जा कितना होता है बेटा 35, तो ये -1 क्या दे देगा बेटा आपको 35। उसी तरीके से ये 1/5 का होल स्क्वायर है, जब 1/5 के होल स्क्वायर से मिलेगा तो ये आपका कितना हो गया बेटा 1/5 की पावर क्या होगी बेटा 4 हो गई। अब जब ये यहाँ पे मिलेगा तो ध्यान से समझना दोनों का ही पावर क्या था बेटा सेम है, और ये दोनों नंबर क्या है अलग अलग है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ 5 7 जा कितना हुआ बेटा 35, और इसके ऊपर क्या लग गया बेटा स्क्वायर लग गया। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा होगा। अच्छा यहाँ पे ट्राई करते देखो 1/5 है 1/5 है, दोनों आपस में क्या होंगे बेटा मल्टीप्लाई होंगे, मतलब एक तरह से नंबर क्या है सेम है।
तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूँ कि देखो सर 1/5 की पावर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 6 हो गया। अब ये देखो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों ही नंबर क्या है, डिफरेंट है, तो ये कितना हुआ 5 7 जा 35 और पावर इनका सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/35 की पावर यहाँ पे कितनी हो गई बेटा, 3 हो गई। और इसी तरीके से बेटा हमारी ये जो सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज है, तो ऐसे बनती चलेगी। अब और ध्यान से समझो थोड़ा सा, अगर पैटर्न देखोगे तो देखो 1/5 1/5 1/5 एक पैटर्न में चल रहा है, वो क्या चल रहा है 1/5 का होल स्क्वायर चल रहा है। फिर यहाँ पे जो दूसरा टर्म क्या लिखा है उन्होंने 1/5 की पावर 4 लिखा है। थर्ड टर्म क्या लिखा है 1/5 की पावर क्या हो गया भाई 6 हो गया। अब इसी तरीके से इनफाइनाइट है तो इतनी बार इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगी, मैंने इस चीज को ऐसे कर लिया। अब दूसरे पार्ट को देखें तो बेटा -1/35 है, -1/35 है, ये भी एक पैटर्न बना रहा है, तो पहले मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे ही माइनस कॉमन लिया यहाँ क्या बचा बेटा 1/35। फिर जो दूसरा टर्म बचा वो कितना हो गया 1/35 का क्या हो गया होल स्क्वायर। जो थर्ड टर्म बचा बेटा वो 1/35 का क्या हो गया होल क्यूब हो गया। इसी तरीके से बेटा ये भी कहाँ तक जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अब सम ऑफ जो इनफाइनाइट जीपी होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होती है भाई, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, जो आपका कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे अगर जो पहला टर्म है वो कितना है बेटा 1/5 का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा 25 लिख सकता हूँ, जो हमारा पहला टर्म है। जब मैं 1/5 की पावर 4 को किससे डिवाइड करूंगा 1/5 का स्क्वायर, तो मुझे कॉमन रेशियो मिलेगा। तो क्या मिलेगा बेटा 1/5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स मैं उस चीज को क्या लिख सकता हूँ -1/25। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहला टर्म मेरा कितना है 1/35, फिर 1 माइनस जो कॉमन रेशियो है बेटा 1/35 के होल स्क्वायर को जब आप 1/35 से डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो कितना है 1/35। तो मैं इस चीज़ को ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस टर्म को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा 1/25, और बेटा 25 में से 1 गया कितना हुआ 24 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 25। सेम चीज़ यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1/35, और बेटा 35 में से ये गया तो कितना 1 गया तो 34/35। ये 35 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो मेरा जो एक्सप्रेशन बचा वो क्या बचा 1/24 माइनस 1 अपॉन कितना बचा बेटा 34। जब मैं इसको सॉल्व किया तो कितना हुआ 34 माइनस 24 डिवाइडेड बाई बेटा 24 इंटू कितना यहाँ पे 34, ये जो वैल्यू हुई बेटा 10 आई, और यहाँ पे क्या मिला 24 इंटू 34। भाई इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे 2 5 जा कितना हुआ 10, और ये कितना आ गया बेटा 12 आ गया। अब मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 12 4 जा कितना हुआ बेटा 48, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कितना हुआ 4, 12 3 जा 36, और 36 में मैं 4 जोड़ा तो कितना हुआ बेटा 40। तो मेरा जो ऑप्शन होना चाहिए 5/408, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 5/408। एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि भाई ये जो सोल्यूशन मैंने समझाया आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, बट यहाँ पे मॉड की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। आपके पास इन्होंने दो इक्वेशन दे रखी है। पहली इक्वेशन क्या है मॉड x प्लस वाई इज इक्वल टू, इन्होंने क्या दे रखा है बेटा 15 दे रखा है। जो दूसरी वैल्यू इन्होंने दे रखी है x प्लस मॉड वाई माइनस वाई इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा 20 दे रखा है। और ये बोल रहे हैं आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और x माइनस वाई का वैल्यू आपको निकालना है। तो जब भी बेटा मॉड की प्रॉपर्टी से जब भी मॉड की प्रॉपर्टी यूज होती है तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैं जो पहला केस कंसीडर करूंगा वो ये केस कंसीडर करूंगा कि x की भी वैल्यू 0 हो, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, और y की भी वैल्यू बेटा 0 से बड़ी हो, मतलब मेरी दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अच्छा अगर ये पॉजिटिव होंगी तो ये इक्वेशन x बनेगा, मतलब एक बार मैं लिख दे रहा हूँ x, फिर ये क्या बनेगा बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 15। अब यहाँ पे भी बेटा ये क्या बनेगा, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 15। अब अगर ये भी पॉजिटिव है तो ये कितना हुआ बेटा x प्लस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा 20। तो मेरे पास कितना हो गया 0 हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब मैं इस x, क्योंकि मेरे ये दो इक्वेशन थे, पहले इक्वेशन ये बनी, दूसरा जब y की वैल्यू पॉजिटिव है तो वहाँ से सीधे सीधे y इलिमिनेट हो गया और x की वैल्यू 20 आ गई। अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 20 रखा इस वाले इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिला 2 इंटू बेटा 20 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ 15। मैं y की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 15 माइनस बेटा क्या है 40,
तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई बेटा, -25 आ गई। अब आप केस को कंसीडर करो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने कौन सा केस कंसीडर किया था, आपने केस कंसीडर वो किया था जब x और y दोनों ही बेटा पॉजिटिव हैं, लेकिन जब मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई बेटा, निगेटिव आ गई। इस वजह से मेरा ये केस बेटा कंसीडर यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर मैं दूसरे केस को कंसीडर करूं, दूसरे केस की कंसीडर ऐसे कर रहा हूं कि अगर मान लेते हैं x की वैल्यू 0 मतलब पॉजिटिव हो और y की वैल्यू क्या हो बेटा, 0 से छोटी मतलब निगेटिव हो, तो अगर मुझे बताओ अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सीधे सीधे इक्वेशन बेटा यहाँ पे ये पॉजिटिव x होगा ax, तो मैं सीधे सीधे इक्वेशन को लिख सकता हूँ 2x + y = कितना हुआ बेटा, 15 होता। अब दूसरा चीज समझो, अगर y की वैल्यू बेटा निगेटिव है मतलब 0 से छोटी है, और आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये जो निगेटिव है मॉड क्या करेगा, इसको यहाँ पे जो ये पॉजिटिव आएगा तो उसके पहले क्या लगा देगा, एक माइनस लगा देगा। तो ये जो मेरी इक्वेशन हुई बेटा कुछ इस तरीके से हुई, तो मैं x की वैल्यू क्या लिखा बेटा, x - 2y = क्या हो गया, 20। अब मेरे पास एक इक्वेशन बेटा ये है, दूसरी इक्वेशन बेटा मेरे पास ये है। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस इक्वेशन में बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, +2y हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 30 हुआ। और जब मैंने इस इक्वेशन को दोनों आपस में ऐड किया तो बेटा कैंसिल हो गया, तो ये यहाँ पे कितना हुआ बेटा, 5x, और ये कितना बेटा, 50। तो x की वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या मिल गई बेटा, 10 मिल गई। अब इस x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, जैसे मान लेते हैं इस x की वैल्यू मैं इसी इक्वेशन में यहाँ पे रखता हूँ, तो मुझे कितना हुआ बेटा, ये 20 हुआ, प्लस y = कितना हुआ, 15। तो y की वैल्यू बेटा 15 - 20, मेरी वैल्यू कितनी होगी बेटा, -5। अब मेरा ये केस बेटा कंसीडर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x का आंसर मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। y की वैल्यू 0 से छोटी है तो मेरा आंसर कितना आ रहा है बेटा, -5 आ रहा है। तो मुझे अब इस क्वेश्चन में देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के बारे में नहीं पूछा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। वो बोल रहा है कि भाई x और y की वैल्यू निकालिए। जब ये मेरा केस कंसीडर हो गया तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बेटा, 10, और ये बेटा क्या है, y की वैल्यू क्या है बेटा, -5। तो मेरा आंसर यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। आगे के केस मुझे चेक करने नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में नहीं बात कर रहा, वो x एंड y की वैल्यू की बात कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के माइंड में ये डाउट है कि भाई क्या ये सही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक काम करो, केस को बेटा फटाफट एक बार और चेक कर लो। जैसे x की वैल्यू मान लेते हैं 0 हो, 0 से छोटी हो, और y की वैल्यू बेटा पॉजिटिव हो। आप मुझे बताओ अगर x निगेटिव है तो ये जो मॉड x है ये तो अंदर पॉजिटिव होता है, तो इस चीज को क्या कर देगा, ये -x कर लेगा, और ये क्या कर देगा, +x + y = कितना हुआ, 15। तो ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 15 आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से सोचो, यहाँ पे बेटा ये पॉजिटिव है, तो x इस वाले इक्वेशन में अगर ये पॉजिटिव है, मैंने क्या बोला भाई, पॉजिटिव एक बार रख के देखेंगे, तो अगर y पॉजिटिव है तो ये बेटा y हुआ, और -y = कितना हुआ, 20। तो अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या हुआ, 20। आपने कंसीडर क्या किया था, x निगेटिव होना चाहिए, तो मतलब ये वाला केस भी कंसीडर नहीं हुआ। अगर मैं इसी तरीके से बेटा x की वैल्यू 0 से छोटी लूँ और y की भी वैल्यू बेटा 0 से छोटी लूँ, तो मतलब निगेटिव वैल्यू, तो पहली जो मेरी वैल्यू होगी अगर वो निगेटिव है तो कितना हुआ, -x, और ये प्लस बेटा x प्लस y = कितना हुआ बेटा, 15। अब मुझे बताओ y की वैल्यू क्या होगी, 15 हो गई। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। ये केस भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। तो मैंने पहले भी आंसर उस चीज को बेटा निकाल दिया था, लेकिन हो सकता है अगर मान लो आप जब वीडियो देख रहे हो तो कुछ बच्चों के माइंड में डाउट हो कि भाई अदर केसेस को क्यों नहीं कंसिडर किया। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था क्योंकि मुझे इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं मुझे सॉरी बार बार इंटीग्रल में बोला हूँ, नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में नहीं बात कर रहा। वो बोल रहा है एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो, यहाँ से निकल गई, मैंने उस आंसर को रख दिया और बेटा मैं आगे बढ़ गया। आई होप इसका भी एक्सप्लेनेशन अब आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन करते हैं, जो कि एक फंक्शन के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे एक फंक्शन अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन बना के दे रखी है, fxy = fx × fy + fx + fy। एक तरीके से फार्मूला है जो सारे एक्स एंड वाई के लिए वैलिड है, जहाँ पे एक और इन्होंने टर्म दे रखा है p, fp की वैल्यू 1 होगी फॉर एवरी प्राइम नंबर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी बेटा, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर की वैल्यू ऐसे लिख रहा हूँ, जैसे अगर मैं कोई बोलूँ कि सर f2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं बोलूँ सर f5 की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अगर मैं f3 की भी वैल्यू बोलूँ तो उसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो अब मुझे जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, हमेशा ना कोई एक पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि जैसे अगर आप देखो तो ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये जो
इस पूरे टर्म को देखूं तो 16 इंटू ये बेटा कितना है 10,000, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर, एक तरीके से यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4 लिख सकता हूँ। तो ये 2 की पावर 10 है, ये 2 इंटू 2 की पावर 4 है, और बेटा क्या है 5 की पावर 4 है। तो एक तरह से मेरे पास ये 2 की पावर 8 लिखी है, और ये क्या लिखी है बेटा 5 की पावर 4 लिखी है, जो यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने दे रखा है, और ये बता रहे हैं कि बेटा ये 2 प्राइम नंबर है। तो थोड़ा सा यहाँ से भी कुछ हिंट मिल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं fxy है, अगर मैं मान लेते हैं f2 यहाँ पे सर्च करूँ, क्या सर्च करूँ f2, तो मैं f2 को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ f2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। तो बाई दिस लॉजिक यहाँ पे क्या दिया है f2 दिया है, और क्या दिया है f1 दिया है। फिर क्या होएगा बेटा f2 होएगा, और फिर क्या होगा f1 होएगा। जब मैं इस तरीके से इस चीज़ को सोचूंगा तो बेटा मुझे यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया कि बेटा जो fp जो प्राइम नंबर की वैल्यू उसकी 1 है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे चलना चाहिए कि सर अगर कोई एक नंबर है, अगर उसको मैं 2 प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लूँ, तो अगर 2 प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है जैसे f4, तो मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। तो हाँ, इस तरीके के आंसर को मैं क्या कर लूँगा भाई, सॉल्व कर लूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फिर ये कितना हुआ भाई f2 हुआ, फिर अगेन ये पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू कितना हुआ f2, और फिर यहाँ पे हमेशा कितना हुआ बेटा अगेन f2 हुआ। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सर यहाँ पे 1 इंटू 1, फिर ये 1 और फिर ये 1। इनका कहने का मतलब हुआ कि f4 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई भाई 3 आई। तो मेरा दिमाग में चलेगा कि यार अब बताओ, अगर मैं इस चीज़ को f8 सर्च करूं, क्योंकि f4 की वैल्यू मुझे पता चल गई, f4 की वैल्यू पता चल गई, तो मैं अगर f8 को सर्च करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, f4 इंटू क्या लिख सकता हूं 2 लिख सकता हूं। तो मेरे पास जो वैल्यू हुई भाई f4 इंटू क्या हुई f2 हुई। फिर उसके बाद इस अकॉर्डिंग टू यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा f4, और यहाँ पे क्या हुआ बेटा f2 हुआ। अब f4 का वैल्यू पता था वो कितना था भाई 3, f2 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर की वैल्यू क्या बोल रहे हैं 1, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे बेटा कितना 1। तो मैं अगर बोलूँ यहाँ पे जो f8 है वो कितना वैल्यू आया बेटा 7 आया। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको सोचना बेटा क्या करना चाहिए, शुरू करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। जैसे मान लेते हैं अगर मैं अब f8 की वैल्यू पता है, तो मैं क्या f16 की वैल्यू सर्च कर सकता हूँ। क्यों सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि 16 को क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो ये मेरी वैल्यू कितनी हो गई, f8 हुई, फिर कितना हुआ बेटा f2 हुआ, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे f8 लिख सकता हूँ, और प्लस क्या लिख सकता हूँ f2 लिख सकता हूँ। सर f8 की वैल्यू कितनी थी 7, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1, फिर 7 और फिर कितना हुआ 1। अब अगर यहाँ पहुँचते पहुँचते बेटा आपके दिमाग में अभी ये चलना चाहिए कि भाई देखो, आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस चीज़ को कुछ इस तरीके से बेटा देखूँ, किस तरीके से, जैसे ये f4 है, एक तरह से क्या है बेटा, ये एक प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो ये जो 3 है मैं क्या लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। जैसे सर f8 है, f8 कितना है सर, ये भी प्राइम नंबर का क्यूब है, और इसकी वैल्यू क्या थी 7, तो मैं उस चीज़ को 2 की पावर क्यूब माइनस 1 लिख सकता हूँ। f16 क्या है बेटा, अगेन प्राइम नंबर की पावर 4 है, तो मैं इसके आंसर को क्या लिख रहा हूँ 2 की पावर 4 माइनस 1 लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर उसका स्क्वायर लिखा है तो उसका जो आंसर होगा उस नंबर के स्क्वायर मतलब 2 की स्क्वायर माइनस 1 होगा। जैसे मैं एक चीज़ आपको और समझा दूं, आगे चल के हो सकता है बेटा बच्चा कंफ्यूज हो, ये थोड़ा सा डिटेल्ड में डिस्कशन करें। जैसे मान लेते हैं बेटा 25 है, अब देखो 25 की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बताओ 25 की वैल्यू क्या होगी, f5 इंटू कितना बेटा f5, फिर यहाँ पे कितना हुआ बेटा f5, और फिर यहाँ पे मेरे बच्चे कितने हो गए f5। तो ये 1 इंटू 1 एंड अगेन 1 प्लस 1। तो मैं बोल सकता हूँ कि सर देखो, कहीं कोई भी प्राइम नंबर है अगर उसका स्क्वायर है तो उसका जो आंसर होगा ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 3 आएगी ना। तो इसका जो फॉर्मेट होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1। क्या ये चीज़ समझ में आए, चाहे वो बेटा मतलब कोई भी नंबर लिया, अगर वो प्राइम नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया तो उसका आंसर बेटा कुछ मतलब जैसे 5 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर माइनस 1 होगा। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब था तो 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब माइनस 1 हुआ। अगर कहीं पे मान लेते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा ध्यान से, अगर कोई भी प्राइम नंबर जैसे मान लेते हैं
अगर मैं 3 की पावर क्यूब लिखा तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा 2 क्यूब माइनस 1। इस तरीके से बेटा मुझे इस पूरे पैटर्न की बेटा कहानी यहाँ पे मिली। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे सिंपल सा, अगर मैं पूरी की पूरी कहानी को देखूं तो मुझे बस इसी का तो आंसर निकालना था। तो इट मीन्स ये आंसर मेरा क्या हुआ बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं ये आंसर मेरा क्या होगा, ये मेरा पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये यहाँ पे फंक्शन है। थोड़ा सा भाई लेंथी आ रहा है ये वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो मुझे ये बोल रहे हैं, एक तो जब कभी कोई चीज़ लेंदी होती है ना तो पेन भी क्या करता है, ऑटोमेटिकली मस्ती करने लगता है, उसका भी अपना ही एक क्राइटेरिया है। अब इन्होंने क्या बोला, सर ये वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा सर, 2 की पावर 8 इंटू क्या लिखूंगा सर, 5 की पावर 4, और फार्मूले के हिसाब से सर f 2 की पावर 8 प्लस क्या लिखा f 5 की पावर 4। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका तो आंसर ही होगा 2 की पावर 8 माइनस 1। इसका आंसर क्या होगा सर, इसका भी आंसर 2 की पावर 4 माइनस 1 होगा, क्योंकि भाई मैंने यही चीज़ तो यहाँ पे डिस्कशन किया था। यहाँ पे वैल्यू कितनी हुई बेटा, यहाँ पे वैल्यू 2 की पावर 8 माइनस 1 हुई, और ये बेटा क्या हुआ अगेन 2 की पावर 4 माइनस 1। तो ये कितना हुआ 256 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 255। ये कितना हुआ बेटा 15, अगेन 255, और ये कितना हो गया बेटा अगेन यहाँ पे कितना हो गया आपका 15 हुआ। अब अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व कराऊँ तो 15 टू जा कितना हुआ 30, तो 3000, 15 5 जा बेटा 75, 750 हो गया। अगेन 15 5 जा बेटा 75, 255 यहाँ से बेटा चल ही रहा है, मतलब ये 10th प्लेस पे है 255, और ये बेटा क्या है 15। जब आप इस चीज़ को ऐड करेंगे तो कितना हुआ बेटा 15 हुआ। फिर ये बेटा 5 + 5 10 17 18 19 ने कितना हुआ 9, 7 + 2 9, एक कैरी फॉरवर्ड ये, तो ये बेटा कितना हुआ 4095 विल बी माई आंसर, इसका सोल्यूशन। आई होप बेटा सोल्यूशन आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि बेसिकली परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है। बट जब आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत लेंथी है, तो बच्चे कभी कभी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। बट क्वेश्चन बहुत आसान है, चलो एक बार ट्राई करते हैं। इन्होंने बोला कि PQRNS आर 4 टाउन, वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to Q along 3 डायरेक्ट पाथ। मतलब अगर आप P से कहाँ पे जाना चाहते हैं बेटा, Q पे जाना चाहते हैं, तो आपके पास बेटा डायरेक्ट कितने पाथ हैं बेटा, यहाँ से आप जाने के लिए आपके पास 3 वेज है, मतलब 3 तरीके से आप जा सकते हैं। बिटवीन Q एंड S, अगर आप Q से कहाँ पे जाना चाहते हैं भाई, S पे जाना चाहते हैं, तो अगेन आपके पास डायरेक्ट कितने पाथ दिए हैं बेटा, 4 पाथ दिए हैं। एंड बिटवीन P एंड R अलॉन्ग 4 डायरेक्ट पाथ। अगर मान लो P से R जाना चाहते हैं, मान लेते हैं R को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्ट कितने पाथ हैं, 4 पाथ हैं। देर इज नो डायरेक्ट पाथ बिटवीन P एंड S, मतलब कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है P और S बीच का। वेल देर आर फ्यू डायरेक्ट पाथ बिटवीन Q एंड R, मतलब Q एंड R अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ डायरेक्ट पाथ है, वो मुझे नहीं मालूम है। लेट्स टेक एग्जांपल, वो मैं ले लेता हूँ बेटा, X ले लेता हूँ। एंड बिटवीन R एंड S, अगर आप R से S जाना चाहते हैं तब भी आपके पास कुछ डायरेक्ट पाथ है, उस वैल्यू को मैंने क्या ले लिया बेटा, Y ले लिया। सो वन कैन ट्रेवल फ्रॉम P to S, अगर एक बंदा बेटा P to S जाना चाहे तो वो कैसे जा सकता है, बाया Q जा सकता है, बाया बेटा R जा सकता है यहाँ से, एंड बाया Q फॉलोड बाई R ऐसे जा सकता है, मतलब इस तरीके से उनके पास है। तो इस चीज़ को समझते हैं, अगर बेटा वो पहले किससे जाता, अगर मान लेते हैं बाया Q जाता है, मतलब Q से कहाँ पे गया बेटा, S पे गया, तो बाया Q जाएगा तो उसके पास जो डायरेक्ट पाथ होंगे वो कितने होंगे बेटा, 3 × 4 होंगे, ठीक है। अगर वो क्या जा रहा है बेटा, वाया R जा रहा है, तो वाया R जाएगा, मतलब PR क्या जाएगा, S जाएगा, यहाँ पे भी S लिख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 4 वेज हैं, यहाँ से Y वेज हैं, तो टोटल वो 4Y तरीके से बेटा यहाँ से क्या जा सकता है। दूसरा इन्होंने बोला था वाया Q फॉलोड बाई R, मतलब अगर वो P से Q गया, Q से R गया, फिर R से S गया, तो वो कैसे जाएगा, मतलब PQRS जाएगा। तो देखो यहाँ से 3 वेज, यहाँ से X वेज और यहाँ से Y वेज, तो उसके पास कितने हो गए भाई, 3XY वेज हो गए। आई होप जो मैंने ये एक्सप्लेन किया है बेटा वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। रिस्पेक्टिवली आगे वाला रिस्पेक्टिवली ने एग्जैक्टली 62 वे, मतलब ये जो मैंने वेज निकाले हैं ये टोटल उसके पास कितने हैं, अगर ये इधर बेटा 12 + 4Y + 3XY, तो टोटल जो एग्जैक्टली वेज है इनको जाने के वो कितने बेटा 62 हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 4Y + 3XY,
और ये बेटा 12 उधर जाएगा, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनी बेटा यहाँ पे 50। तो मैं क्वेश्चन को लिखते ही लिखते बेटा उस चीज़ को यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ बेटा, डिस्कस कर ले रहा हूँ। अब अगली जर्नी की तरफ चलते हैं। अगली जर्नी क्या करिए, वन कैन आल्सो ट्रेवल फ्रॉम Q टू R आइदर डायरेक्टली। अगर मुझे Q से R जाना है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आप Q से R जाइए। अगर आप Q से R अगर डायरेक्टली जा रहे हैं तो बेटा आपके पास कितने वेज हैं बेटा, X वेज है। फिर उन्होंने क्या बोला है, R बाया P, मतलब Q से P जाइए और फिर यहाँ से जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे जाऊँ कि Q P R जाऊँ तो मेरे पास टोटल वेज कितने हो गए बेटा, 3 वेज इधर 4 वेज इधर, तो टोटल 12 हो गए। R उसके बाद क्या बोला है, आइदर P R वाया S। अच्छा वाया S जाने के लिए मतलब वो Q से S जाएगा, फिर कहाँ पे जाएगा, R पे जाएगा, तो Q S R जाएगा। तो उसके पास कितने हो गए बेटा, यहाँ से 4 वेज और यहाँ से y, तो टोटल मेरे पास कितने हो गए बेटा, 4y वेज हो गए। अच्छा इसका भी एग्जैक्टली उन्होंने दे रखा है 27, तो बेटा x प्लस 12 एन प्लस 4y इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, 27 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 4y, 27 में से बेटा 12 जाएगा तो ये कितना बचा बेटा, 15। तो मेरे पास ये दो इक्वेशन यहाँ पे बन गई। इन्होंने पूछा है देन दी नंबर ऑफ डायरेक्ट पाथ बिटवीन Q एंड R। Q एंड R मतलब x की वैल्यू ये पूछ रहे हैं। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है बेटा, मैं सॉल्व कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे एक दोनों चीज़ में एक पैटर्न बड़ा प्यारा सा ये दिख रहा है। वो पैटर्न क्या दिख रहा है, पैटर्न ये कह रहे हैं, देखो ये जो 4y है, 4y दोनों में कॉमन है, तो मैं 4y की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 15 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो 15 माइनस एक्स इस इक्वेशन में रखा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, 3xy लिखा 4y के प्लेस पे, और इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा, 50 लिख दिया। तो मैं इस चीज़ को अगर ऐसे लिखूँ कि 3xy माइनस एक्स, 15 इधर जाएगा तो बेटा कितना हुआ, 35। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ देखो कि सर अगर x कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा क्या हुआ, 35। अब 35 के बेटा ये दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, तो 35 के दो फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू बेटा 35 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है बेटा, 5 इंटू 7 हो सकता है। तो मुझे इन्हीं दो के बारे में बेटा सोचना है। तो अच्छा मैं कैसे सोच सकता हूँ, देखो अगर मैं ये बोलूँ, ध्यान से समझना, अगर मैं x इंटू 3y माइनस 1 किसके ऊपर काम करूं बेटा, 1 इंटू 35 के ऊपर काम करूं, तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू हो सकती है। मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, 1 ले सकता हूं। तो अगर x की वैल्यू बेटा मैंने 1 लिया तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 35। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 36, और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई बेटा, 12 हो गई। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे काम करूँ, तो अब मुझे बताओ अगर y की वैल्यू बेटा 12 होगी और किसी भी एक इक्वेशन में इस चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो 12 4 जा 48, मतलब यार ये पॉसिबल है नहीं। अच्छा फिर एक बच्चा बोलेगा सर अगर x की वैल्यू मान लेते हैं आप 35 ले लो। अब अगर बाबू x की वैल्यू 35 ले लो तो इन दोनों का सम कितना होगा बेटा, 15 होगा, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 इंटू 35 के ऊपर बेटा मुझे काम ही नहीं करना है। अब मुझे क्या करना है, मतलब मुझे कैसे सोचेंगे, x इंटू 3y माइनस 1 इज इक्वल टू क्या लिया बेटा, 5 इंटू 7। अब मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो। अच्छा क्या आप x की वैल्यू 5 ले सकते हो, देखो ध्यान से, अगर आपने x की वैल्यू बेटा 5 लिया तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 7 होगा। तो ये 1 उधर जाएगा, मतलब x की वैल्यू अगर आपने 5 लिया तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 7। तो 3y की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 8, जो कि बेटा कैंसिल आउट नहीं होगी। तो मतलब x की वैल्यू बेटा, अब यहाँ पे बेटा ये 5 नहीं ले सकते, तो मुझे x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 7 लेना पड़ेगा। अब मुझे क्वेश्चन में बेटा यही पूछा गया था कि x की वैल्यू, मतलब ये जो डायरेक्ट पाथ है क्या है, तो उसका आंसर कितना हो गया, 7 हो गया। आप y की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल सकते हैं, तो क्या निकाल सकते हैं भाई, 3y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, x 7 ले गया तो ये कितना हो गया 5, 3y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हुआ 6, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 2 होगी। अब जब आप इन दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, जैसे आप यहाँ पे 7 रखा, 4 2 8 तो क्या हुआ 15, और यहाँ पे भी आप देखो बेटा रखेंगे तो धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें क्या होगी, वेरीफाई होगी। आई होप जो मैंने अलजेब्रा के बेटा सोल्यूशन आपको समझाए होंगे वो डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल में बेटा फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है वीडियो का एक्सप्लेनेशन थोड़ा लेंदी हो, बट आई एम श्योर कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव होगा, जहाँ पे आपके डाउट्स ईजिली बेटा क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।